आइए हम आज कक्षा 8 चैप्टर 2 के सभी अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पीछे जो अभ्यास क्वेश्चन दिए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जाता है? रिक्त स्थान सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरा है, नीले हरे शैवाल वायु से स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की द्वारा सहायता से किया जाता है। ये यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव है, तो आप इसमें क्या लिख देंगे? यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव आप लिख देंगे। हैजा, हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है। दूसरा संख्या प्रश्न है आपके, सही शब्द के आगे सही मार्क का टिक मार्क का निशान लगाइए। यीस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन होता है? जैसा कि आप जानते हैं यीस्ट का उपयोग जो है एल्कोहल के उत्पादन में लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे एल्कोहल पर टिक कर देंगे। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, यीस्ट। आपने देखा जीवाणु से प्रतिजैविकों का निर्माण होता है, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये प्रतिजैविक है। तीसरा, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, जिसके हम पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर में। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोगों का मुख्य कारक सबसे होता है वो घरेलू मक्खी, हमारी जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई सबसे घरेलू मुख्य कारक होता है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है इडली और ब्रेड फूलने का? जो है इसमें यीस्ट के कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। ब्रेड और इडली में जब हम यीस्ट डालते हैं तो इसमें यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है और CO2 गैस निकलती है, जिससे ब्रेड और इडली फूल जाती है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? चीनी को एल्कोहल में एक किण्वन द्वारा किया जाता है, आपने पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ। इसमें अब जो है कॉलम 1 व कॉलम 2 को जो है मैच करना है, तो कॉलम 1 व कॉलम 2 को जो है हम अगले क्वेश्चन में मैच करेंगे। जीवाणु किससे है? यहाँ पहले कॉलम 1 दिया हुआ है, यहाँ कॉलम 2 दिया हुआ है, तो हम देखते हैं जीवाणु किसके साथ मैच होगा। हैजा का कारक होता है जीवाणु। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दही जमाता है। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग करता है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया कारक होता है। एक विषाणु प्रतिजैविक उत्पादित करना नहीं होता, ये होता है हमारा जो है एड्स का कारक। तो ये सभी जो है हमारे कॉलम 1 व कॉलम 2 को हम मैच कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? नहीं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मजीव को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना जब संभव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5 है, सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से? आपने देखा सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्ग जो है 4 वर्ग होते हैं। विषाणु, जीवाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल। विषाणु अलग होता है, वायरस जिन्हें विषाणु कहते हैं, आते सूक्ष्मजीवों की श्रेणी में ही है, लेकिन मेन जो वर्ग होते हैं 4 होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। तो प्रश्न संख्या 6 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम तथा कुछ शैवाल, नीलहरित शैवाल जिसे हम बोलते हैं शैवाल, इसमें नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं, जिसे हम नीलहरित शैवाल, ये जो शैवाल है नीलहरित शैवाल होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, तो हम देखते हैं, आप इसको हटा दीजिएगा, ये जो ये गलत है यहाँ पे। हाँ, इस नाम का बैक्टीरिया ब्रेड, केक आदि बनाने के तैयार किए गए मैदा में खमीर उठाने में तथा किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल बनाने में उपयोग में किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग कर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, जो कि सूक्ष्मजीव को नष्ट कर बीमारी के दौरान हमें स्वस्थ बनाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कवक हो गए, मृत तथा सड़ने वाले जैविक पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में मिला देते हैं तथा इस तरह पर्यावरण को शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया है, तथा कुछ शैवाल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील बनाकर मिट्टी में उपलब्ध कराकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, मतलब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं
और हमारी मदद करते हैं। कुछ मृत तथा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों के हमारे शरीर में प्रवेश करने से हमारा शरीर प्रतिरक्षी बनता है। हमारा मतलब इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो बीमारी के क्रम में बाहर से आने वाले विषाणु से लड़कर हमें स्वस्थ बना रखता है। ऐसे सूक्ष्मजीव जो अनेक तरह की बीमारी से मदद करते हैं उन्हें मित्रवत सूक्ष्मजीव भी कहा जाता है। दूध से दही जमाने में यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो जीव होता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो काम में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए या कीजिए। बहुत सारे सूक्ष्मजीव हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव मनुष्यों, पशुओं तथा पौधों में अनेक तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े तथा चमड़ों से बनी वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार बारिश के समय में हमारे जो जूते होते हैं चमड़े के, उन पर भी जो थोड़ी फफूंद या कवकसी आ जाती है, वो हमारे जूतों को, बेल्ट पे भी आ जाती है, वो उनको खराब कर देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। क्षयरोग, हैजा, टाइफाइड आदि रोग जीवाणु के कारण फैलते हैं। खसरा, चिकन पॉक्स तथा हेपेटाइटिस ए आदि नाम की बीमारी वायरस के कारण फैलते हैं। मलेरिया नाम की बीमारी प्रोटोजोआ नाम के सूक्ष्मजीव द्वारा फैलाई जाती है। प्रश्न संख्या 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक सेवते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक मतलब कि एंटीबायोटिक। सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार औषधि को क्या कहा जाता है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में बाजार में उपलब्ध है, जिसे जरूरत के अनुसार बीमार व्यक्ति को दे दिया जाता है। प्रतिजैविक को हमेशा हमें डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए तथा उसके कोर्स को भी पूरा करना चाहिए। बिना आवश्यकता के प्रतिजैविक का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना आवश्यकता के प्रतिजैविक का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से लिए गए प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। सर्दी, जुखाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रोग विषाणु के द्वारा कारण होते हैं, और जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होते हैं विषाणुओं पर कारगर नहीं होते, वे केवल जीवाणु से होने वाली बीमारियों के प्रति ही कारगर होते हैं। तो सभी को आशा करते हैं ये क्वेश्चन आंसर सभी के समझ में आए होंगे। तो आप इन्हें आपकी नोटबुक में उतारिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप हमारा जो चैनल है ये इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।